पहली खबर दुख देने वाली, आप जानते हैं कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, उनका जनाजा इस समय निकल रहा है। और दूसरी खबर आप जानते ही हैं कि आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है उनके साथ एक मुलाकात की, एक बैठक की। शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होगा, राष्ट्रपति भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा, शपथ दिलाई जाएगी। बहुत से मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है और बहुत से नए मंत्री शामिल भी हुए हैं। दिलीप साहब को अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उनका जनाजा इस समय। अभिनेता दिलीप कुमार आज नम आंखों से याद किया जा रहा है उनको। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से बात की, अमिताभ बच्चन पहुंचे वहां पर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कोई ऐसा है नहीं आज हिंदुस्तान में जिसके दिल में दिलीप साहब के लिए दुख ना हो, आंखें नम ना हुई हों। और नेता जो अमिताभ बच्चन है उनका तो ये भी कहना है कि आज एक संस्था खत्म हो गई। तो दिलीप कुमार अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से वो पर्दे पर उस कैरेक्टर को जिंदा कर देते थे, ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर दिलीप साहब ही हैं। और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र थी उनकी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार, सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। सायरा बानो के लिए आज बहुत मुश्किल दिन। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं, सांता क्रूज कब्रिस्तान की तरफ उनकी अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। देखिए, अंतिम यात्रा रवाना भी हो चुकी है और अब कब्रिस्तान, जुहू के कब्रिस्तान के बाहर उनकी पार्थिव देह पहुंच भी गई है। अभी मैं देख सकता हूं कि मेरे सामने ये एम्बुलेंस मौजूद है जिसमें कि दिलीप कुमार जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और अब देखिए उनका जनाजा निकाला जा रहा है। उनकी पार्थिव देह को एम्बुलेंस से निकालकर अब कब्रिस्तान के अंदर ले जाया जा रहा है और कुछ देर में ही उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान के बाहर बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके फैंस मौजूद हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। जितेंद्र, आज तमाम उद्धव ठाकरे पहुंचे, तमाम बड़े नेता, शरद पवार, सबको हमें तस्वीरें भी मिली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से बात की। आज पूरा देश गमगीन है। एक संस्था चली गई, आज एक संस्था खत्म हो गई, ये भी कहा गया अमिताभ बच्चन के द्वारा और ये बिल्कुल सच भी है। जी हाँ, बिल्कुल एक युग का अंत हुआ है। आप में फिल्म जगत के लिए एक वो स्तंभ थे और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो कई जनरेशन में पसरी हुई थी, कई जनरेशन में बिखरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जिस दौर में वो काम कर रहे थे उस दौर के ही लोग उनके प्रशंसक थे। जब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया उसके बाद भी की जो जनरेशन आई वो भी उनके काम की प्रशंसा करती थी, वो भी उनके काम की फैन थी। तो कई जनरेशंस में दिलीप कुमार की फैन फॉलोइंग फैली हुई थी और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है उसमें बहुत सारे युवा लोग भी हैं, 20-25 साल के लोग भी हैं जो कि एक झलक पाना चाहते हैं। और अभी देखिए उनकी पार्थिव देह को निकालकर अब मस्जिद के भीतर ले जाया जा रहा है। कब्रिस्तान से सटी हुई जो मस्जिद है उसके भीतर उनके पार्थिव देह को ले जाया गया है और कुछ देर बाद ही उनकी अंतिम क्रिया शुरू हो जाएगी। उनकी कब्र को खोदकर रखा गया है। हमारे कैमरामैन कब्रिस्तान के पास ही मौजूद है और वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर में ही उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जितेंद्र, सायरा बानो भी क्या वहां पर मौजूद हैं? जी हाँ, सायरा बानो और उनके परिवार से जुड़े बाकी के लोग और जो बाकी के तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अभी सिर्फ उनकी एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह को रखा गया था, वो एम्बुलेंस यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को लेकर आई और उसके बाद उनके पार्थिव देह को निकाल कर अब कब्रिस्तान के भीतर पहुंचाया गया है। जो मस्जिद है, पहले मस्जिद में ले जाया गया है उनकी पार्थिव देह को और उसके बाद कब्रिस्तान के भीतर जहां पर कब्र खोद कर रखी गई है वहां ले जाया जाएगा।
बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिलीप साहब का पार्थिव शरीर इस समय मस्जिद में भीतर ले जाया गया है। तस्वीरें आप देखिए एम्बुलेंस से निकालकर, और अब से कुछ ही क्षणों बाद सुपुर्द खाक उनको कर दिया जाएगा। सारा बानो, वहाँ पर उनके परिवार के नाते रिश्तेदार सब मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज दिलीप साहब, हालांकि उम्र उनकी बहुत हो गई थी, 98 वर्ष की उनकी आयु थी, लेकिन आज भी उनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं एक युग का ख़त्म होना है। नम आँखों से देश दिलीप साहब को आज विदा कर रहा है। जितेंद्र। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वैसा ही माहौल है, गमगीन माहौल है। विदाई हो रही है एक ऐसी हस्ती की जो अपने आप में फिल्म जगत की एक संस्था थे, एक बड़े नाम थे, और कई जनरेशंस ने उनका काम देखा है, उनके काम को सराहा है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, खास करके जो यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, उनमें हम ज्यादातर लोग देख रहे हैं जो बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा लोग भी हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की होगी। ऐसे लोग भी यहाँ पर उनकी अंतिम झलक पाने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज दिलीप साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पर बड़े बड़े अभिनेता और नेता पहुंचे, वो बड़े नाम कौन कौन थे आज? देखिए, कई सारे बड़े नाम वहां पर फिल्म जगत के भी पहुंचे और राजनीति के भी पहुंचे। अगर राजनीति की बात करूं तो शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल और मौजूदा सरकार के कई सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके घर पर बांद्रा में जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, अस्पताल से लाए जाने के बाद करीब 4 से 5 घंटे तक वहां उनके शरीर को रखा गया। उसके बाद फिल्मी जगत की भी कई सारी हस्तियां वहां पर पहुंची जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। जो खुद पहुंच नहीं पाए, ऐसे लोग वहां उन्होंने ट्वीट करके या फिर अपना वीडियो संदेश देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि जाहिर की। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ दिलीप साहब का पार्थिव शरीर पहुंचा मस्जिद। अब उस राष्ट्रीय ध्वज को तय कर कर दिया जा रहा है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर वो पहुंचे, और मुझे लगता है जितेंद्र की इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ी शोहरत और इससे बड़ा मुकाम कोई पा ही नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह का सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वो बिल्कुल इसके हकदार हैं। जिस तरह जो उपलब्धि उनकी रही है फिल्म जगत, जो उनका योगदान रहा है, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सम्मान से कम कुछ नहीं बनता। राजकीय सम्मान से ही उनकी अंतिम विधि, उनकी अंतिम विदाई होनी चाहिए थी, और वैसा ही हो रहा है। सम्मान हमने देखा कि पुलिस की एक टीम जहां पर उनके पार्थिव देह को उनके घर पर रखा गया था वहां पर गई थी, और जो शासकीय सेरेमनी होती है उसको वहां पर अंजाम दिया गया था। और उसके बाद तिरंगे में लपेटकर उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया यहाँ जुहू कब्रिस्तान में, और अब से कुछ देर में ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जो अंतिम क्रिया है सुपुर्दे खाक किए जाएगी वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय दुबे वहां पर मौजूद हैं जहां पर दिलीप साहब का पार्थिव शरीर इस समय पहुंचा है, और अंतिम संस्कार की तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो गई हैं। अजय दुबे, बताइए हमें क्या कुछ आप वहां देख रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी जो पूरी बात बता रहे थे, जो चाहने वाले और जो उनको प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं एक नज़र आपको कैमरे की नज़र से दिखाता चलूं। पुलिस बार बार पीछे ढकेल रही है, पर जो चाहने वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, लगातार बूढ़े बुजुर्ग, हर उम्र के छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। लोग आके खुद हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बात करने के लिए, और अपनी जो यादें हैं दिलीप कुमार से जुड़ी हुई, स्क्रीन जब से इतिहास है। देखिए कुछ कह भी रहे, क्या कह रहे थे साहब आप? कब इससे दूरी रखिए, थोड़ा सा दूरी रखिए। ये बताइए हमें कि क्या कहानियां दिलीप कुमार से जुड़ी हुई याद आ रही है? सर इतना वक्त हो गया, बचपन से लेके आज तक बाप दादाओं के ज़माने से लोग फॉलो करते हैं और इतना पसंद करते हैं उनको, और आज उनको मतलब वो ख़त्म हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके गुनाहों को माफ़ करे। चाहने वाले तमाम लोग हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं 1977 से दिलीप साहब की फिल्म देख रहा हूँ। बहुत मेरे पसंदीदा कलाकार थे, और आई एम पेइंग हिम होमेज टू बाय प्रेजेंटिंग फॉर हिज कम्बिनेशन। चाहने वालों की कहानियां और स्क्रीन, जब से देखिए, जब से सिनेमा का इतिहास, जब से हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, 90 साल के भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबने, चाहे वो बड़ी स्क्रीन रही हो, छोटी स्क्रीन रही हो, हर स्क्रीन के जरिए दिलीप कुमार जो एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, ऐतिहासिक किरदार, ऐतिहासिक फिल्में
फिल्में और ऐतिहासिक कहानियां, चाहे मुगले आजम हो, मुगले आजम का किरदार हो, या कोई भी ऐसी फिल्म जिसने ऐतिहासिक जो अपनी उपस्थिति है उसे दर्ज कराई है, ऐसे तमाम किस्से, कहानियां और चाहने वालों की भीड़। अब एक नजर जरा आपको उस तरफ लेके चलते, कब्रगाह की तरफ, जहां पर अंतिम संस्कार की जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर होगी। और इसके साथ जो आपने थोड़ी देर पहले दृश्य देखे थे, वो भी जो गाड़ी से लेकर यहाँ पर पहुंचा गया था, लोग जो अंदर लेके चले गए थे अंतिम संस्कार के लिए, और अब यहाँ पर समर्थकों को हटा दिया है पुलिस ने। आप देखिए, दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, खड़े हैं मुख्य दरवाजे पे कि अंदर जाने का उनको मौका दिया जाए। जो प्रशंसक हैं, कुछ जो धर्म से जुड़े हुए गुरु हैं, आप वहां पर देखेंगे वो भी लोग खड़े हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि उनको अंदर जाने का या फिर बात करने का कुछ एक मौका दिया जाए, पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पहले ही कह रखा था कि जो परिवार के जुड़े लोग हैं या जो मस्जिद से जुड़े या जो कब्रगाह से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही एंट्री मिलेगी। तो अब एंट्री मिल गई है, दरवाजा बंद है। अंदर की तरफ पूरा वो जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है, इस्लामिक रीति रिवाज, जिसके अंतर्गत पहले जो शव है उसको अंदर ले जाने के बाद जो पूजा पाठ है, जो इस्लामिक रीति रिवाज से जो आयतें पढ़ी जाती हैं उन्हें पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो आगे कब्र खोदी गई है, हम इस तरफ का हिस्सा दिखाएंगे आपको जहां पर वो पूरी प्रक्रिया होने वाली है। पेड़ लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये वो पूरा इलाका है। एक नजर जरा फिर से समर्थकों की तरफ देखिए। आखिर एक अंतिम विदाई उनको देने के लिए जो लोग पहुंचे हैं, पुलिस उनको हटा रही है, पर जो मोहब्बत है, जो चाहत है बीमारी के इस दौर में, एक नजर अपने उस महानायक को, उस अभिनेता को जिसने कालजयी होके जब से भारतीय सिनेमा का इतिहास है, सिनेमा के शुरुआती दौर से लेकर आज के इतिहास तक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसको अंतिम विदाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ और पुलिस उन्हें हटा रही है। अंदर से भी तस्वीरें मिलने लगी हैं अजय दुबे, जिसे दूसरे कैमरे के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये कब्र खोदी गई है, वहाँ से भी हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं। और अब से बस कुछ ही क्षणों बाद इस्लामिक रीति रिवाज के तहत दिलीप कुमार, अभिनेता, बड़े एक आइकन फिल्म इंडस्ट्री के, उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है और सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा। उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, सायरा बानो खुद वहां पर मौजूद हैं। और लगता है कि शायद सायरा बानो के लिए आज बहुत ही मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि हमेशा जिसे कहा जाए कि जिस्म और जान का साथ सायरा बानो और दिलीप कुमार का दिखा, कभी दिलीप कुमार को अकेले नहीं देखा गया। हमेशा सायरा उनके साये की तरह, उनकी परछाई बनकर साथ रहीं और आज इस अंतिम सफ़र तक वो उनके साथ हैं, वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। और मुश्किल दिन सायरा बानो के लिए, जाहिर सी बात है, इतना लंबा साथ उनका सायरा बानो का रहा दिलीप साहब के साथ, और दोनों का नाम हमेशा साथ लिया गया फिल्म इंडस्ट्री में। और आप देख सकते हैं जिस समय ये घर पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था, नम आँखों से, सूनी आँखों से वो सिर्फ दिलीप साहब को ही निहार रही थी, देख रही थी, और शायद अपने मन को समझा भी रही थी कि बस आज और ये सामने है, फिर तो यादों में ही रहेंगे। अजय दुबे भी हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये अंतिम संस्कार दिलीप साहब का किया जाएगा, सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। मस्जिद में उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज को तय कर दिया गया है और अब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अजय दुबे, जी बिल्कुल, और मैं जैसा कि कह भी रहा था कि अंदर वो सारी प्रक्रिया शुरू दूसरे कैमरे से हम आपको दिखाएंगे, पर जो यहाँ का दृश्य में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि समर्थक धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो दरवाजा है अंदर जाने का कब्रगाह के, उसके आसपास आपको और बढ़ती हुई भीड़ दिखाई देगी। ये भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती हुई, पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को हटा सके, छाट सके, पर जो आसपास चौराहों पर भीड़ थी वो आगे बढ़कर आ रही है। अंदर से जो सूचना मिल रही है कि अंदर ले जाने के बाद शव को अब जो इस्लामी रीति रिवाज में आयतें पढ़ी जाती हैं और उसके बाद जो पूरा एक प्रक्रिया है इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत, एक एक शुरुआत उनकी हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, मैं बोल रहा था चौराहों पर जो भीड़ रुकी हुई है, धीरे धीरे हर कोई कोशिश कर रहा है कि आ सके यहाँ तक, और जो अंदर कुछ चल रहा है हर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी है। लोग जो हमसे मिल रहे हैं वो कहानियां सुना रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं कि कैसे अजय दुबे नम आंखों से देश, अपने पसंदीदा कलाकार जिनके लिए बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत रही हमेशा, उस कलाकार को विदा कर रहा है। और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है और लिस्ट आ गई है अब हमारे पास। ये बता दें हम आपको, मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। अश्विनी वैष्णव मंत्री बनेंगे उड़ीसा के। एबीपी न्यूज के पास 43 मंत्रियों की नामों की लिस्ट मौजूद है जिनको आज शपथ लेनी है। लिस्ट में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू का नाम शामिल। किरण रिजिजू का प्रमोशन होने की बात की जा रही है। खेल राज्य मंत्री हैं फिलहाल वो। मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, बीएल वर्मा समेत 43 लोगों का नाम, बीएल
वर्मा उत्तर प्रदेश से आते हैं, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद दिल्ली को जो सीट दी गई है वो माफ कीजिए जानी मानी वकील मीनाक्षी लेखी को दी गई है। ओडिशा के सांसद अश्विनी वैष्णव भी मंत्री बनेंगे। तो एबीपी न्यूज के पास ये 43 मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ लेंगे। मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, बीएल वर्मा समेत 43 लोगों के नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, पशुपति पारस, अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलाजे। तो आप ये देखिए, ये पहली पंक्ति में जो सांसद बैठे हुए थे, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह। और अब जेडीयू को कितनी सीटें मिली हैं इसका भी खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। 43 सांसदों की जो लिस्ट है वो हमारे पास मौजूद है और जेडीयू को एक ही सीट मिली है, आरसीपी सिंह। हालांकि जेडीयू की मांग थी 4 मंत्री पदों की, लेकिन एक ही मंत्री पद पर उनको मानना पड़ा है, संतोष करना पड़ा है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, 43 मंत्रियों को शपथ लेनी है, उनके साथ ये बैठक की, तो पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बैठे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आज। हालांकि जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा हमें यह भी पता लगने लगेगा कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। लिस्ट बहरहाल हमारे पास आ चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने जिक्र किया। भूपेंद्र यादव महासचिव हैं बीजेपी के, वो भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिली है। हालांकि जेडीयू ने पूरा दबाव बनाया था चार मंत्री पदों के लिए, लेकिन एक सीट पर संतोष करना पड़ा है। और 2019 में जब पहली बार मंत्रिमंडल बना था तब भी जेडीयू को एक सीट ऑफर की गई थी, लेकिन उस समय जेडीयू ने इनकार कर दिया था। पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, हमारे पास वो 43 मंत्रियों की लिस्ट है जिनका आज शपथ दिलाई जानी है, लेकिन जेडीयू को सिर्फ एक ही सीट मिली है। यही इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या? जी हाँ, बिल्कुल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, जो दिल्ली आ गए थे कल ही, उनको ही सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है। और जिस तरह की बात और चर्चा हो रही थी, कल आपने नीतीश कुमार को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि चूंकि अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह को मैंने अधिकृत कर दिया है, वही बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, यही एक सीट तो तब भी मिल रही थी जब 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और तब एक सीट को लेकर के प्रधानमंत्री की टी पार्टी का बायकॉट कर दिया था जेडीयू ने, क्योंकि कहा था कि 17 पे अगर 5 को बनाया जा रहा है बीजेपी में तो 16 पर 1 क्यों। लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। 2 सालों में कोई फर्क नहीं आया। मंत्रिमंडल में जेडीयू की तरफ से एक नाम मिला है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ललन सिंह इससे काफी खफा होंगे। वो रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह को मौका मिला है, तो नीतीश की भी मुश्किलें अपने पार्टी के भीतर बढ़ सकती हैं इसके बाद। नहीं, ये मसला घर का है ललन सिंह और आरसीपी का। ललन सिंह को बनाया जाना नहीं था, कोई और 2-3 नाम थे। वो जातिगत समीकरण के आधार पर जेडीयू मांग रही थी कि कम से कम 3 सीटें, 4 की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 मिल जाएगा तो हम बना लेंगे। जिस तरीके से अति दलित और अति पिछड़ा की बात कर रही थी जेडीयू, तो यही लग रहा था। लेकिन जो अब नतीजे आए थे, 43 मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एक नाम, इकलौता नाम है आरसीपी सिंह का। बात वहीं की वहीं रह जाती है। जो हाल 2019 में था अब वही निकला है कि एक ही मिला है। बिल्कुल पंकज झा, और क्या ये साफ हो पाया है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा या राज्य मंत्री बनेंगे? कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, ये जानकारी फिलहाल आई है। जी, विभाग का भी खुलासा नहीं हो पा रहा होगा। आपके पास वो मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है पंकज, मैं चाहूंगी कि आप अगर बता सकें हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास 43 मंत्रियों की ये लिस्ट है। सबसे ऊपर देखिए कि इसमें लिस्ट में नाम है नारायण राणे का, जो महाराष्ट्र से आते हैं। दूसरा नाम जो श्री सर्बानंद सोनोवाल, जिसकी हम बात कर रहे थे, असम के जो मुख्यमंत्री थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है मोदी मंत्रिमंडल में। तीसरा नाम देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, ये टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। थावर चंद गहलोत, जिनको मध्य प्रदेश के थे, उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया, तो ये अनुसूचित जाति समुदाय से हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इनाम मिला है, इनकी वजह से शिवराज सिंह की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये पहली लिस्ट में अगर आप देखेंगे, फिर आगे नाम आ रहा है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये आरसीपी सिंह
रामचंद्र प्रसाद सिंह को हम आरसीपी सिंह के नाम से जानते हैं और ये जेडीयू के कोटे से हैं। आगे बढ़ेंगी आप श्री अश्विनी वैष्णव, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये 2019 में बने और उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से 2 मंत्री बनाए गए हैं। प्रताप सारंगी जो थे उनको ड्रॉप किया गया है। फिर आगे बढ़िए तो किरण रिजिजू, इनका प्रमोशन हो रहा है। किरण रिजिजू थोड़ी देर पहले पीएमओ में गए, प्रधानमंत्री के घर पे गए थे। फिर राजकुमार सिंह, ये बिहार से आते हैं, इनका भी प्रमोशन हो रहा है। इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी को आपने देखा है, इनका भी प्रमोशन तय माना जा रहा है। उसके बाद अगर अगला नाम देखेंगे मनसुख मांडविया, क्या ये गुजरात से हैं। तो पूरी 43 लिस्ट है। भूपेंद्र यादव का भी नाम है इसमें, जी किशन रेड्डी, इन सब के नाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे, ये पूरे 2 पन्ने में 43 मंत्रियों के मोदी मंत्रिमंडल में जो बदलाव किया जा रहा है उसकी लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर आज की और अभी की यही है कि जेडीयू को इतनी लंबी खींचतान के बावजूद सिर्फ मंत्रिमंडल में सिर्फ एक जगह मिली है आरसीपी सिंह के नाम पर। ठीक है पंकज, ये जो लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या हम इसमें इसको क्रमवार तरीके से समझें तो क्या ये हम अर्थ निकालें कि जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और उसके बाद राज्य मंत्रियों का दर्जा शुरू होगा, या ये जो क्रम है ये बदल भी सकता है उस समय जब शपथ ग्रहण होगा? देखिए, मोटे तौर पर तो यही समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ जो लोग गए थे उसी हिसाब से लिस्ट आई है। जो पहली कतार में तस्वीरों में दिख रहा नाम ना, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, भूपेंद्र यादव का है। तो इनकी सीनियरिटी, इनके अनुभव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इन सबको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और जिनके प्रमोशन की बात हो रही है वो चाहे हरदीप सिंह पुरी हो या किरण रिजिजू हो, तो इनका प्रमोशन कहाँ होगा? इनका प्रमोशन तो कैबिनेट रैंक पे ही हो सकता है। तो ये मान के चला जा रहा है कि जो पहले पन्ने पर अधिकतर नाम है वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे मोदी सरकार में। ठीक है, क्या रिशफल भी हो सकते हैं पंकज, जहां कुछ मिनिस्टर्स के विभाग बदले जा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कई मंत्रियों की छुट्टी हुई, आप देख रहे हैं लगातार, सदानंद गौड़ा से लेकर के किस तरीके से थावरचंद गहलोत, फिर हर्षवर्धन। तो जाहिर सी बात है कि कई मंत्रियों के मंत्रालय भी बदले जाएंगे और नई जिम्मेदारियां उन्हें इस हिसाब से दी जाएंगी। ठीक है, कुछ मंत्रालय ऐसे भी थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि ज्यादा काम है उन मंत्रियों के ऊपर, तो क्या वो काम हल्का करके राज्य मंत्री या इंडिपेंडेंट चार्ज पे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं? आज के इस पूरे शपथ ग्रहण के बाद घोषणा हो सकती है? शोभना, देखिए इसमें 2-3 चीजें, जैसे देखिए पीयूष गोयल हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, इनके पास कई विभाग थे। 3 में से विभाग लेकर जो अतिरिक्त प्रभार है वो दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे। उसके अलावा भी उनमें राज्य मंत्री भी लगाए जाएंगे। ठीक है, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज के पास वो 43 मंत्रियों की लिस्ट मौजूद है जिन्हें आज शपथ लेनी है। आपके पास क्या अपडेट इस समय का? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने वो बताएं जो नाम हम लोगों ने सबसे पहले बताए वो सारे नाम उन लिस्ट में हैं जो आज 43 लोगों की लिस्ट जारी हुई। ये ऑफिशियल लिस्ट है। इस ऑफिशियल लिस्ट के अनुसार ही अभी सारे जो मंत्री हैं 43 मंत्री थोड़ी देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात पंकज भी कह रहे थे कि बिहार से जो इतनी कवायद चल रही थी कि जेडीयू में सिर्फ एक ही नाम आरसीपी सिंह का है, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलजेपी का जो गुट अलग हुआ जिसमें पशुपति पारस नेता बनाए गए तो उनको भी मंत्री पद में मौका दिया गया है। और देखिए आप तो ऊपर से चौथे नंबर पे उनका नाम है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये निगोशिएशन इस लेवल पे हुआ होगा कि जेडीयू ने भले ही अपना एक मंत्री कम कर लिया हो, लेकिन पशुपति पारस के लिए कैबिनेट मंत्री की डिमांड जो लास्ट तक चलती रही वो उस पर वो सफल हुए हैं। और ये इसे आप इस रूप में ही मान के चलिए कि पशुपति पारस को भी जेडीयू कोटे से ही मंत्री माना जाएगा, जेडीयू कोटे से ही मंत्री वो बन रहे हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए कि बिहार की जो राजनीति है उस पर जेडीयू ने किसी तरह से समझौता करने का प्रयास किया है कि पशुपति पारस को मंत्रालय दिलवाकर अपने जो उनकी जो लड़ाई थी उस पर उन्होंने समझौता किया है। तो एक तरह से देखें कि एनडीए में जो उनकी अब तक धमक थी वो कम हुई है, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश से आप देखें तो उत्तर प्रदेश से करीब 6 से 7 से ज़्यादा नाम इसमें सामने आए। अनुप्रिया पटेल हो गए, कौशल किशोर हो गए, एसपी सिंह बघेल हो गए, अजय कुमार मिश्र टेनी हो गए। ये जो नाम है जो सीरीज से आप देख रहे हैं, करीब ये बताता है कि जो चुनावी राज्य हैं,
खासकर उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी 3 ऐसे नाम हैं जिसमें 2 तो MOS ऑलरेडी थे, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला, उन दोनों को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये दोनों राज्य मंत्री हैं, तो निश्चित रूप में इन लोगों को कैबिनेट रैंक का ही दर्जा दिया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, दर्शना जी को फिर दर्शना जोरदस को भी शामिल किया गया है। तो दूसरा कार्यकाल, पहला विस्तार, आज मंत्रिमंडल पद की शपथ होनी है, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, 43 मंत्री शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, मोदी का दूसरा कार्यकाल का जो 2 घंटे बाद होने वाला है पहला विस्तार। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं अब तक की बड़ी बातें क्या है। 43 मंत्रियों की लिस्ट इस समय ABP न्यूज के पास मौजूद है। जो सबसे बड़ी बात, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, मोदी मंत्र देते हुए। ये वो मंत्री, वो चेहरे जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कुछ का प्रमोशन होना है। और नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार खटीक मंत्री बनने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, RCP सिंह का नाम मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूं क्योंकि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार JDU 4 मंत्रियों के पद मांग रही थी, लेकिन एक ही मंत्री पद पर सब्र करना पड़ा है। 2019 में भी लगभग यही पद उनको ऑफर किया गया था, तब JDU ने मना कर दिया था। लेकिन आज JDU के RCP सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। और प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लगातार तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ, अंकित गुप्ता भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आशीष कुमार सिंह भी और नीरज पांडे भी। प्रकाश, आपका मैं रुख इसलिए पहले करना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम कल से ये कयास लगा रहे थे कि 4 पद मांग रही है JDU, तो कम से कम 2 से 3 तो मिलेंगे। यहाँ तो एक ही पे मानना पड़ा। तो क्या माना जाए कि पशुपति पारस को भी JDU कोटे की सीट नीतीश कुमार ने दिलवा दी ताकि चिराग पासवान को किनारे लगाया जा सके? एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हुआ है JDU के साथ। JDU के नेता लगातार ऐसा बड़ा माहौल क्रिएट कर रहे थे, सस्पेंस बना रहे थे, इंतजार करिए, धैर्य रखिए और एक सीट, एक कैबिनेट की सीट। अरे यही तो पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफर किया था नीतीश कुमार को। बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार ने कल हमसे बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया था कि पहले वाली बात नहीं रही। आपको हमने दिखाया कि जश्न का माहौल है, किस तरह से JDU के दफ्तर में नेता खड़े आ रहे हैं, RCP के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। पर एक बात मैं बता दूं कि नेता जो JDU के हैं उनमें खुशी नहीं है, उनमें उत्साह नहीं है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि जो जहां नेता हैं वहीं पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को बधाई संदेश भी नहीं दे रहा है। लेकिन प्रकाश, खेल नीरज पांडे का ये आकलन है, प्रकाश, नीरज पांडे का ये आकलन है कि जो पशुपति पारस हैं उनको JDU कोटे से नीतीश ने ही मंत्री पद दिलवाया है और इसीलिए आखिरी समय तक ये बात टलती रही, पशुपति पारस का नाम सामने नहीं आ पा रहा था। देखिए, जब ये बात हो रही थी, JDU इसके पीछे था, LJP के पीछे, LJP को तोड़ने के पीछे, क्योंकि जितने बड़े नेता थे, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय सिंह हो, ये सारे नेता एक एक सांसद पर काम कर रहे थे। उन्हें अलग किया गया और बाकायदा लोकसभा में उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया गया। तभी ये बात तय हो गई थी कि वो LJP भले ही कहने को हो, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर चिराग पासवान थे। चिराग के बंगले को न सिर्फ खाली कराना था, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद करना था, राजनीतिक तौर पर उनको जमींदोज करना था। यही वजह है कि एक तरफ RCP सिंह बने हैं तो दूसरी तरफ अपनी पूरी शक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस का घड़ा है, उसे बनाने में उन्होंने लगा दी। और यही वजह है कि JDU के कोटे से ये कहा जा सकता है, एक तरह से, सीधे तौर पर तो नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकनीकी तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस हैं। जब तक विलय नहीं हो जाता है तब तक JDU नहीं कहा जाएगा, लेकिन अंतिम में ये देखिएगा आज न कल कहीं ना कहीं JDU में LJP का जो पशुपति पारस का वो विलय हो जाएगा। यही वजह है कि LJP को भी ये मानकर चल रही है कि JDU एक कैबिनेट पद पर तैयार। अभी तो प्रकाश यही तय नहीं है ना कि LJP है किसकी, चिराग पासवान की या ये। चिराग पासवान तो लगातार कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, आपने सुन लिया प्रकाश को, लेकिन चिराग पासवान तो उधर कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस को मंत्री पद देके क्या केंद्र सरकार का इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी पूरा मामला चुनाव आयोग में लंबित है। पहली बात पार्टी में दोनों लोग अपने अपने हक जमा रहे हैं, लेकिन चूंकि संसदीय दल के नेता होने के नाते पशुपति पारस किसी भी संसदीय दल में जब ज़्यादा सांसद जिसको अपना नेता चुन लेते हैं वही नेता होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि LJP के संसदीय दल के नेता इस समय पशुपति पारस हैं। ये अलग बात है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको निकाल दिया गया।
पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि वो एलजेपी के अध्यक्ष है क्योंकि उनको सारे लोगों ने मिलकर उनको चुन लिया है कि वो अध्यक्ष हैं। तो एक चीज़, ये तो टेक्निकल चीज़ों पे हम नहीं जाते, लेकिन पॉलिटिकल मायने इसके क्या हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से ही इसकी परिणति लिख गई थी। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान कहीं से भी केंद्र सरकार में शामिल हो या वो एनडीए में भी रह सके। ऐसे में रास्ता क्या निकलता है? ऐसे में रास्ता तो यही निकलता है कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाए, पार्टी में फूट डाली जाए और पार्टी फूट तोड़ करके उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कोशिश ये हो कि उस ग्रुप से कोई ना कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो आज जो समझौता हुआ, जो जेडीयू का समझौता हुआ, जेडीयू का सिर्फ एक ही आदमी रह गया। 16 सांसद हैं जेडीयू के पास, उसमें सिर्फ एक मंत्री पद मिल रहा है और एक पशुपति पारस हो रहा है। तो पशुपति पारस के पास देखा जाए तो उनकी देखिए नीरज, तो माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो है कहीं ना कहीं जेडीयू कोटे से ही केंद्र सरकार में इंडक्ट हो रहे हैं। और जो प्रकाश जी कह रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज नहीं तो 4 दिन बाद जेडीयू में मैं आपको रोक रही हूँ नीरज पांडे, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। ओडिशा के बीजेपी के सांसद विशेश्वर टूडू भी बनेंगे मंत्री। टूडू से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उस बातचीत को आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो नए जो मंत्री बन सकते हैं उन लोगों के साथ मुलाकात की है। उन्हीं में से हैं ओडिशा से सांसद विशेश्वर टूडू जी, और उनके घर पे बधाई देने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। टूडू जी से हम बात करते हैं। विशेश्वर जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, ये दूसरे जो है चरण का, और उसमें आपका नाम, प्रधानमंत्री से मुलाकात रही, कैसा रहा? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी का जो नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व है। बाकी आज सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि आप लोग को प्रधानमंत्री आवास जाना है, बैठक है। इसी परिप्रेक्षित में हम लोग गए और 1 घंटा हुआ हम लोग रुके और हम लोग को सूचित किया गया कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाना है और वहाँ शपथ ग्रहण होगा। इतना तो गया है, बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप जो वहाँ पर बैठक के लिए पहुँचे तो वहाँ पर तो जो है पहले से कई चेहरे और नाम मौजूद थे। कौन कौन चेहरे, कौन कौन नाम वहाँ पर मौजूद थे? ऐसे देखिए, आप लोग का बहुत स्टेट मिनिस्टर थे। मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर थे, किशन रेड्डी थे, ऐसे हरदीप सिंह पुरी थे। मान लीजिए कि उन लोग को वहाँ जो सूचित हुआ कि कई सारे मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर है उन लोग को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और जो नया चेहरा है, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, उन लोग को फिर कुछ दायित्व दिया जाएगा। तो किसी को क्या दायित्व दिया जाएगा, किसी को कैबिनेट में, किसी को स्टेट में दिया जाएगा, वो बात में फिर घोषित किया जाएगा। आप लोग करीबन 1 घंटे तक रहे हैं अंदर, तो प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर आप सब लोगों से बातचीत भी कही होगी। क्या कुछ हुआ इस 1 घंटे के दौरान? नहीं, इंडिविजुअल ऐसे नहीं किए क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ा लेट में आए। पहले तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह क्रमान्वय में आए, नड्डा जी, इसके बाद प्रधानमंत्री आए। तो प्रधानमंत्री का 2-3 विषय जो था, इसके विषय ये किया। इसके बाद फिर हम लोग का फोटो सेशन था, इसीलिए ये एक्चुअली 1 घंटा का कार्यक्रम हुआ। नहीं तो ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत सारे भाषण भी नहीं था, जस्ट कुछ सूचना था और कुछ एडवाइस भी दिए। तो उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी जो कि मंत्री पद पर थे, राज्य मंत्री थे, हालांकि उनसे इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह विश्वेश्वर टूडू जी आज शपथ लेंगे। उनसे हमने बातचीत आपको सुनवाई। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज झा, जिस तरीके से कुछ मिनिस्टर्स से इस्तीफा लिया गया, कुछ नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इस पर पूरा एक काम किया गया है पीएमओ के द्वारा। सभी मंत्रालयों से प्रेजेंटेशंस लिए गए, उसके बाद उनके काम का आकलन किया गया, उसके बाद ये बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर रणनीति के साथ मोदी मंत्रिमंडल आगे बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत दिनों से एक्सरसाइज चल रहा था, हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक एक मंत्री के विभागों की समीक्षा की गई, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। आपने देखा किन किन की छुट्टी हुई है। किसी किसी के बारे में ये था कि उनको नई जिम्मेदारी दी जानी है, किसी की उम्र बहुत हो गई थी, जैसे थावरचंद गहलोत थे। फिर जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे यूपी है, पंजाब है, उसका क्या सामाजिक समीकरण बिठाना है, जहाँ पार्टी को लग रहा है कि उसको आगे बढ़ करके उम्मीद की संभावनाएं बनानी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में बाबुल सुप्रियो को हटा करके, देवश्री को हटा करके दूसरे लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन शोभना, इन सब के बीच में अभी विशेश्वर टूडू जिस तरीके से, जिस मासूमियत भोलेपन से उड़ीसा के क्यों
उज्जर से सांसद आते हैं, उनको जगह मिली है। देखिए कैसी कैसी बातें कह रहे थे कि बहुत सारे मंत्रियों को ये भी नहीं पता था कि वो जो प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनना है। उन्हें ये कहा गया था कि आपको बैठक में बुलाया गया है। तो जी वो पंकज, बड़ा आपको दिलचस्प था। पंकज मैं आपको रोक रही हूँ। उत्तराखंड से अजय भट्ट आते हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, वो सुन लेते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिल रही है उसमें एक नाम अजय भट्ट साहब का भी। मेरे साथ अजय भट्ट साहब हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मंत्रालय को लेकर के 8 महीने बाद चुनाव में जाना? हम तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने धवल नेतृत्व के बल पर उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी सीट से हम पिछली बार लाए थे उससे भी ज़्यादा सीट्स इस बार हम लाने वाले हैं उत्तराखंड में। दोबारा सेवा करने का मौका हमको वहां की जनता देने वाली है। सर अभी उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उथल पुथल भी मचा था और इस बीच में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। कई नाम उतरे कि तीरथ सिंह जी को भी मौका मिल सकता है, त्रिवेंद्र जी को भी मिल सकता है। आपके सामने चुनौतियां क्या होंगी चुनाव में जाने को लेकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनकर आपके पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके सर पर? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई भी खड़ा नहीं है। सारी चुनौतियाँ हमारे कार्यकर्ता अपने ऊपर लेते हैं। आज तक भी यही हुआ है, इसीलिए आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं। और आप सब देख रहे हैं कि हम एक बार नहीं बल्कि दोबारा अच्छी मेजॉरिटी से जीत के भी इस देश में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनके कामों पर विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम लोगों को तो है ही है, देश को तो है ही है। इसलिए विपक्ष के लोग जो गद्दी पर बैठना चाहते हैं वो गरियाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में अंदर से सही लोग हैं, जो सोचते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो अंदर ही अंदर मोदी जी को सैल्यूट करते हैं। चलिए अब आप निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं चलते चलते सर कि ये आज मोदी जी से मुलाकात हुई, कुछ बताया कि कैबिनेट दे रहे हैं कि स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है? नहीं, वो तो पता नहीं, जो भी देते हैं उसमें कार्य करते हैं। ये तो कह नहीं सकते हैं किसको क्या मिलेगा। जब कोई लिखित आएगा हमारे पास उसके बाद ही हम लोग उसको फिर वास्तविकता समझेंगे। अभी तो कोई आमंत्रण मिला नहीं है। तो अजय भट्ट साहब को सुन रहे थे, जो उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका थी और नैनीताल से सांसद हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह उथल पुथल मची है उसमें एक ब्राह्मण चेहरे को उतार करके बीजेपी एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी और इसी का नतीजा अजय भट्ट कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड से आते हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनकी जगह अब अजय भट्ट उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिस्ट आप देखिए, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विन वैष्णव, पशुपति पारस, किरेन रिज्जू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी। ये वो लिस्ट 43 मंत्रियों की जो आज शपथ लेंगे। मनसुख मांडविया, इनका प्रमोशन होने जा रहा है। भूपेंद्र यादव, बीजेपी के महासचिव। पुरुषोत्तम रूपाला, इनका भी प्रमोशन होने जा रहा है। जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री, उनको भी आज कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपीएस बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करण दलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी, दिल्ली से सांसद अन्नपूर्णा देवी। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मीनाक्षी लेखी को लिया गया है। ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर। उत्तर प्रदेश के सांसद अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह चौहान, भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण प्रवार और विश्वेश्वर टूडू जो कि उड़ीसा से हैं, शांतनु ठाकुर, मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, एल मुरुगन। तो ये वो मंत्री, वो बड़े नाम जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है, जिनको शपथ दिलाया जाएगा। और निशीत प्रमाणिक है जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनसे हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने बात की है, वो सुन लेते हैं पहले। निशीत प्रामाणिक को सबसे बड़े नेताओं में से माना जाता है उत्तर बंगाल के। इस बार कैबिनेट में उनको जगह दिया जा रहा है। दादा, किस तरह का काम आप करना चाहते हैं वहाँ, और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको दिया जा रहा है शायद कुछ ही देर में, तो क्या उम्मीद है और क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, 6 बजे तक अपेक्षा करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, सब कुछ पता चलेगा। और थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा 6 बजे तक, बस। नमस्कार। बहुत सारे युवा नेताओं को मौका दिया जा रहा है, आप भी उनमें से माने जाते हैं, तो क्या ये देश के लिए एक अच्छी खबर है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और सोच विचार के साथ किया जा रहा है।
धन्यवाद। तो आप कितना दिन दिल्ली में रहेंगे इसके बाद? मैं 15 अगस्त तक दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली में ही रहूँगा 15 अगस्त तक। 6 बजे तक इंतजार करने के लिए कह रहे हैं निशित प्रामाणिक, लेकिन खबर यही है कि उनको मौका दिया जा रहा है और ये मौका अब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाने के लिए तैयार है निशित प्रामाणिक। उत्तर बंगाल के बहुत तो एक युवा मंत्रिमंडल, युवा कैबिनेट बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तमाम युवाओं को मौका दिया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर यही है कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा है और मंत्रिमंडल नया बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नारायण राणे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमें मिलने लगी है। हालांकि जो पूरा कार्यक्रम है वो 6 बजे शुरू होगा, लेकिन जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है वो वहां पर पहुंचने लगे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाए गए, ये कयास तभी से लगने लगे थे कि अब मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है और आज प्रधानमंत्री की बैठक में भी वो आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे। तो अब नारायण राणे राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो अब मंत्रियों का जिन्हें शपथ लेनी है उनके राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 6 बजे हालांकि ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे की मिल रही हैं। वो 43 मंत्री जिनको बनाया जाना है, जिनको शपथ लेनी है, वो लिस्ट एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है। वो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तमाम 43 मंत्रियों को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और इस समय नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।